हेलो स्टूडेंट्स, देखिए चैप्टर 9 का सेकंड पार्ट हम बात करते हैं इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपने इससे पहले जो पिछले वीडियो में देखा था भरमौर रीजन एक ट्राइबल एरिया था, उसका आईटीडीपी से किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों में डिफरेंस होता है, क्योंकि डेवलपमेंट से हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट से मानते हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, हेल्थ फैसिलिटी हो गई है और डिफरेंट टाइप की और फैसिलिटीज़ हो गए हैं। लेकिन डेवलपमेंट से कई बार उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, तो उसी से रिलेटेड हम इसमें बात करने जा रहे हैं। तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए डेवलपमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, आपको पता है मल्टी डायमेंशनल होता है। हम डेवलपमेंट के साथ में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन भी होता है, हमें पता है। विकास के साथ में विनाश भी होता है। किस चीज़ का होता है, हम जब डिफरेंट टाइप की डेवलपमेंट एक्टिविटी करते हैं तो उसके साथ में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मतलब इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है। इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड होता है, डिफरेंट टाइप के। तो डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन दोनों कंसेप्ट पैरेलल चलती हैं, एक साथ चलता है। तो किस प्रकार से हम डेवलपमेंट करें तो उससे क्या हो सकता है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बन जाए। उससे क्या हो सकता है, रिसोर्सेज का डिप्लेशन ना हो। तो उससे रिलेटेड हम इस चैप्टर में हम कंसेप्ट को बात करेंगे। पहले कुछ उसका प्रीव्यू देखते हैं। देखिए द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज अ डायनेमिक एंड हैज evolved during the second half of 20th century. In the post-World War II era, the concept of development was synonymous to economic growth, which is measured in terms of temporal increase in gross national product and per capita income. देखिए हम बात करते हैं, ये जो 20th सेंचुरी की हाफ की बात हो रही है, लगभग 1950 की हम बात करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के जस्ट के बाद में एक कंसेप्ट आई डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को हम क्या मान रहे थे, डेवलपमेंट मान रहे थे किसी कंट्री की जो जीएनपी है ना, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, या जो कंजप्शन जो लोग रहे हैं उस बेस पे मानते हैं। यदि किसी कंट्री की जीएनपी या जीडीपी ज़्यादा है तो उस कंट्री का क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अदरवाइज क्या है, बैकवर्डनेस है। समझ गए, हम केवल यही मान रहे थे। बट इवन द कंट्रीज हैविंग हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस्ड speedy rise in poverty because of its unequal distribution. So, in 1970, the phrases such as redistribution with growth and equity were incorporated in the definition of development. देखिए अब क्या हुआ, जैसे इस बात की हम जीडीपी या जीएनपी की बात कर रहे थे, लेकिन स्टडी से पता चला कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है उससे पावर्टी भी बढ़ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज पहले ज़्यादा थे और ज़्यादा हो गए, लेकिन जो पुअर लोग थे, गरीब थे, वो लोग और गरीब हो गए। तो दोनों के बीच के अंदर जो पुअर और रिच मैन थे उनके बीच में जो ट्रेंड्स थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन ढंग से नहीं हो रहा है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो अब क्या, अब एक 1970 में नया सोचने का तरीका मिला कि ये तो डेवलपमेंट नहीं है, तो हम किस प्रकार से डेवलपमेंट करें। While dealing with the questions related to redistribution and equality, it was realized that the concept of development cannot be restricted to the economic sphere alone. It also includes the issues such as improving the well-being and living standard of people, availing of the health, education, and equality of opportunity, and ensuring political and civil rights. देखिए अब किसी कंट्री के अंदर उसकी जीडीपी काफ़ी ज़्यादा है तो हम क्या मान रहे थे कि डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अब नहीं। अब कई सारे और सेक्टर को उसमें इंक्लूड कर दिया, जैसे इकोनॉमी के साथ साथ लोगों का जो लिविंग लाइफ है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो अच्छा होना चाहिए, वो वेलबींग होना चाहिए। लोगों को हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, इसके अलावा काम करने की अपॉर्चुनिटी है, इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, पॉलिटिकल और सिविल राइट्स मिले, तब क्या हो सकता है, डेवलपमेंट। अदरवाइज उसको डेवलपमेंट हम नहीं मान सकते, हम सिंगल डायमेंशनल डेवलपमेंट मानेंगे। यदि केवल इकोनॉमिक्स की जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी के साथ साथ में लोगों की उनकी लाइफ है, मीनिंगफुल लाइफ होनी ज़रूरी है, सब लोगों को बेसिक फैसिलिटी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इस प्रकार की चीज़ें मिलनी ज़रूरी है। तो ये क्या है, इंक्लूड किया गया है। क्या है 1980 में जो बात करें, इसमें
इम्प्रूविंग सोशल एज वेल एज मटीरियल वेलबिंग ऑफ ऑल इन सोसाइटी। मटीरियल वेलबिंग का मतलब ये होता है कि आप अच्छी सड़कें हैं, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी बिल्डिंग है, ये सारा क्या होता है, गाड़ियाँ हैं लोगों के पास, ये मटीरियल है, ठीक है। और सोशल इम्प्रूवमेंट की हम बात करें तो सोसाइटी में सब लोगों के पास में अच्छे रिसोर्स है, जो सबके पास मतलब कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो, तभी हम क्या कह सकते हैं, उसको डेवलपमेंट बोल सकते हैं। अदरवाइज हम उसको क्या है, डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। तो अब इस चीज़ों के लिए इन डिफरेंट टाइप की अब हम बात करते हैं। अब जो नई कंसेप्ट जो आ रही है ना, उसका नाम डेवलपमेंट के साथ में क्या हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। The notion of sustainable development emerged in the wake of general rise in the awareness of environment issues in the late 1960s in Western world. It reflected the concern of people about undesirable effect of industrial development on the environment. अब क्या हुआ, देखिए आपको पता है डेवलपमेंट किससे शुरू हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन से शुरू हुआ था। और इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या, डिफरेंट टाइप मशीन से डिफरेंट टाइप का जो प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, पूरी दुनिया में फैल गया, इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो गई। लेकिन इंडस्ट्री के साथ साथ में क्या हुआ, एयर पोल्यूशन, डिफरेंट टाइप का जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है वो बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई, समझे। तो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन शुरू हो गया। तो इस बारे में लोगों ने क्या सोचना शुरू कर दिया। देखें आगे इसके बारे में डिफरेंट टाइप के जो थॉट्स लिखे गए हैं, हम बात करते हैं इसमें। देखिए, द पब्लिकेशन ऑफ द पॉपुलेशन बॉम्ब बाय Ehrlich in 1968 and the limits of growth by Meadow and other in 1972 further raised the level of fear among environmentalists in particular and people in general. This set the scenario for the emergence of new models of development under a broad field sustainable development. आपको ये जो पब्लिकेशन वो अंडरलाइन रखने, याद भी करने हैं। द पॉपुलेशन बॉम्ब है, ये 1968 में पब्लिश हुआ था और इसका जो राइटर है वो इरलिच है, वो इसके राइटर हैं। दूसरा द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ है, ये मिडो है, इन जो पब्लिकेशन है, और ये 1972 में पब्लिश हुआ था। तो मेन क्या था, अब जो हम बात करते हैं नया मॉडल है डेवलपमेंट का, उसका नाम क्या रखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रखा है, समझ गए। Concerned with the growing opinion of world community on the environment issues, the United Nations established a World Commission on Environment and Development, headed by the Norwegian Prime Minister Gro Harlem Brundtland. The commissions gave its report, also known as Brundtland Report, entitled Our Common Future in 1987. आप देखिए, इस जो पूरे वर्ल्ड की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड होकर के एक बड़ी कमेटी बनाई गई थी और उसको नॉर्वे के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको हेड बनाकर उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की और उसका नाम है और कॉमन फ्यूचर 1987। इसको नाम ब्रूटलैंड रिपोर्ट बोलते हैं। तो हमारा जो फ्यूचर है सबका क्या होगा, कॉमन होगा इस बेस पे। तो मतलब क्या कंसेप्ट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, समझ गए। देखें इसको डिफाइन किया गया इसमें, development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs। देखिए इस प्रकार का डेवलपमेंट हो जिससे क्या है, हमारे जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हों और जो फ्यूचर की जनरेशन है उनके लिए भी हम उन रिसोर्सेज को क्या है, बचा के रखें। इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। अदरवाइज़ तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम अपनी जो बेसिक नीड्स फुलफिल करेंगे लेकिन फ्यूचर के लिए पूरा हम क्या करेंगे, ख़त्म कर सकते हैं ऐसे पूरी चीज़ों को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्स केयर ऑफ इकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्रेजेंट टाइम्स एंड plead for conservation of resources to enable the future generations to use these sources. It takes into account the development of whole humankind which have common future. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर यही है कि हम उसका इकोलॉजिकल मतलब होता है बायोटिक अबायोटिक, रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक, सोशल और इकोनॉमिक, सब तरीके से हम प्रेजेंट टाइम का और फ्यूचर टाइम का हम क्या रखेंगे, हम ध्यान रखेंगे और रिसोर्सेज का क्या करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे, तभी हमारा कॉमन फ्यूचर हो सकता है। अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं, समझ गए। देखिए इसकी जो 3 रिपोर्ट है मेन है, पब्लिकेशंस हैं, ये इसमें दिखा रखें, ये याद रखना है आपको।
द पॉपुलेशन बॉम्ब है जो इरलिच 1968 में पब्लिश किया था। द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ ये मिडो ने 1972 में, और कॉमन फ्यूचर है ब्रिटलैंड रिपोर्ट है जो 1987 के अंदर। समझ गए। अब आपको अब जो अभी तक आपने देखा है इसके अंदर, इसमें सिंपल सा ये है कि हम डेवलपमेंट की सिंपल हमारी पहली कंसेप्ट क्या थी, हम जीएनपी या जीडीपी को हम क्या मानते थे, डेवलपमेंट मानते थे। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर हमने क्या इंक्लूड कर दिया कि जो जितने भी सोसाइटी में लोग हैं उनको बेसिक चीज़ें फुलफिल हो डिफरेंट टाइप की। और डेवलपमेंट के बाद में जो नई कंसेप्ट आती है उसको हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर यह है कि हम इस प्रकार हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हम इस प्रकार यूज़ करें कि हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो भी फुलफ़िल हो जाए और फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उनको क्या है, बचा के भी रखें। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। इससे इन्वायरमेंट का क्या है, डिग्रेडेशन नहीं होगा, इसकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज नहीं होगी। हम डिफरेंट टाइप के इको फ्रेंडली जो टेक्निक्स हैं उनका हम यूज़ करेंगे डेली लाइफ के अंदर। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट सिंपल सी है। और इसके क्या हैं, 3 डिफरेंट टाइप के ये जो पब्लिकेशन है या रिपोर्ट्स हैं ये हैं जो आपको ध्यान रखनी है तीनों। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात हो रही है इसको हम एक एरिया में अप्लाई करेंगे। जैसे पीछे देखा ना हमने, पीछे हमने देखा था कि बर्मोर रीजन था कम्प्लीटली बैकवर्ड था और उसमें एक प्लान था आईटीडीपी, उसको अप्लाई किया और उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब एक नए एरिया लेते हैं जिसके अंदर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलो देखिए आगे। देखें केस स्टडी करें दूसरा, इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरिया। अब आप देखना है कि ये कनाल है कि नहर का नाम है। आपको पता है रिवर होती है वो क्या है, नेचुरल पाथ होता है वाटर का। जो जैसे रेनफॉल होगी तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पानी का नेचुरल फ्लो हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर बोलते हैं। और रिवर से क्या आर्टिफिशियल कोई वाटर चैनल बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नहर बोलते हैं। जिसको पक्का बनाते हैं उसका कंस्ट्रक्शन होता है नहर का। ऐसे पहले उसकी खाई खोदते हैं, खाई खोदने के बाद उसको सीमेंट कंक्रीट से तैयार करते हैं। जैसे अपनी नालियाँ होती हैं ऐसे बड़ा बड़ा वाइड पार्ट होता है कनाल का। ठीक है, तो हम इंदिरा गांधी कनाल नहर की कमांड एरिया की बात करते हैं। आपको पहले समझना, आइडेंटिफाई करना कि ये कहाँ पर है, किस प्रकार है। ठीक है, मैप में देखना आपको। देखें इसमें आप देखें स्टेट देखिए, आपको अलग अलग स्टेट दिखाई दे रहे हैं। ऊपर जे.एंड.के चला गया, पंजाब हरियाणा राजस्थान वाला एरिया आइडेंटिफाई किया आपने, देखा। देखिए अब इसमें देखिए रिवर देखिए आप, ये ऊपर इंडस रिवर जा रही है, हमें कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद ये झेलम है, चिनाब है, रावी है, ये जाने दो। अब देखिए हम अपने रिवर की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए रिवर है, एक रिवर इस साइड से यहाँ पे आ रही है ऐसे, ओके, और दूसरी रिवर ये यहाँ से ऐसे से आ रही है ऐसे। ऊपर वाली जो रिवर है ना ये है व्यास, और नीचे वाली जो रिवर है उसका नाम है सतलुज। ओके, ये दोनों रिवर यहाँ मिल जाती हैं और मिल कर के ये क्या है, आगे पाकिस्तान की ओर चली जाती हैं। ऊपरी व्यास है, नीचे सतलुज रिवर है। ठीक है, अब जहाँ जो मिल रही रिवर ना, यहाँ से आप ये डोट डोट देख रहे हो ऐसे ना, ये कनाल बनाते हैं, कनाल निकाली गई है। तो ये स्टेट ये पंजाब, देखो पंजाब के अंदर यहाँ पर जो मिलती है ना, तो इसका नाम क्या है। देखिए हम जो बात करते हैं, यहाँ जो पॉइंट मिल रहा है ना, इसे दोनों ये जो व्यास और सतलुज नदी मिल रही हैं, तो यहाँ पर डैम बनाया गया, ब्रिज बनाया गया, बैराज है, बैराज या डैम है, जिसका नाम है हरीके, हरीके बैराज है। ठीक है, अब यहाँ से एक कनाल निकाली है, कनाल पक्की एकदम से। ठीक है, मतलब उसका कंस्ट्रक्शन करके पूरी तरह से। और ये देखिए स्टेट कौन सा, हरीके कहाँ है, पंजाब में। तो पंजाब से ये देखो इसका बॉर्डर एरिया यहाँ तक है, पंजाब का यहाँ तक, और उसके बाद ये आ जाता है राजस्थान। ओके, तो ये जो कनाल है यहाँ हरीके जो बैराज यहाँ से चलती हुई और ये इधर पड़ता है पाकिस्तान को पता है, इसके पैरेलल बॉर्डर के पार पार और यहाँ तक ये नहर बनाई गई पूरी तरह। अब आप इस एरिया को देखिए, ये राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है जहाँ काफ़ी कम रेनफॉल होती है, यहाँ शिफ्टिंग सैंडोन्स हैं, और यहाँ पर गर्मियों में समर सीजन में लगभग 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है। पॉपुलेशन काफ़ी कम थी, तो इस एरिया में पानी की बड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस पानी की सॉल्यूशन के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए क्या, यहाँ नहर बनाई गई, और उस नहर का नाम क्या है, इंदिरा गांधी कनाल है। जब ये बनाई गई नहर तब इस नहर का नाम था राजस्थान कनाल।
क्या था, राजस्थान कनाल। लेकिन 1984 में इसका नाम चेंज क्या कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर। जैसे इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी ना, तो उसके बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसका नाम इंदिरा गांधी कनाल कर दिया। तो समझ गए, ये पंजाब से आती है, जो हरीके बिराज है। हरीके बिराज पे कहाँ है, जहाँ व्यास और सतलुज रिवर मिलती हैं आपस में, वहाँ पर एक हरीके बिराज बनाया गया, जो पंजाब से ये नहर कहाँ आती है, राजस्थान में आती है, जो बॉर्डर के किनारे किनारे चलती है। ठीक है, अब देखो आगे, इसमें मैप देखिए, ऊपर हरीके बिराज है, व्यास रिवर और सतलुज रिवर मिलती है, यहाँ पर हरीके बिराज बनाया गया है। और फिर यहाँ से ये नहर है वो इंटर होती है पंजाब से, राजस्थान में होती है। राजस्थान में आने के बाद ऊपर तक गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें एंट्री होती है। और उसके बाद आप देखिए आगे, ये डिस्ट्रिक्ट है, बीकानेर है, जैसलमेर है, ये यहाँ तक ये कंटिन्यू फ्लो हो रहा है इसका। ये पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान पड़ता है, आपको पता ही है। तो इस बॉर्डर के पैरेलल ये पूरी नहर है, समझ गए। इसको अच्छे से देखिए आप मैप को पहले। इसमें देखिए आप दो चीज़ दिखा रखे हैं, कमांड एरिया। अब एक तो कमांड एरिया बार बार आएगा, वो कमांड पूरा एरिया है जहाँ पर इस नहर के पानी का यूज़ करते हैं। अब पानी का देखो यूज क्या होता है, या तो इरिगेशन में करेंगे या ड्रिंकिंग वाटर में करेंगे। तो पूरा एरिया जहाँ पर इस पानी का यूज होता है ना, वो सारा एरिया इसका क्या है, कमांड एरिया है। ठीक है, इसका दो फेज है, फेज 1 और फेज 2 है। ठीक है, दो फेज बनाए गए हैं, क्योंकि एक साथ में तो इतना पूरा कंप्लीटली कंस्ट्रक्शन होता नहीं, तो इसके दो फेज बनाए गए हैं। ठीक है, ये तो हो गया मैप। अब देखो आगे हम स्टडी करते हैं, फिर वापस मैप पे आएंगे। देखिए इंदिरा गांधी कनाल है, जिसका पहले नाम क्या था, राजस्थान कनाल था। अब इसका नाम क्या बन गया, इंदिरा गांधी कनाल हो गया। ये इंडिया के लार्जेस्ट कनाल सिस्टम में से एक है। ओके, इसका सबसे पहले जो आइडिया एंड विचार जो दिया था, वो कंवर सेन ने दिया था 1948 के अंदर। तो भारत सरकार के सामने रखा, और फिर उसको क्या हुआ, 31 मार्च 1958 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका इनोग्रेशन किया था, इस कनाल सिस्टम का, कि यहाँ से। तो इसका आइडिया वो तो दिया कंवर सेन ने 1948 में, और इसका इनोग्रेशन कब हुआ, 31 मार्च 1958 के अंदर हुआ। ओके, इस नहर का ओरिजिनेटिंग जो पॉइंट है वो हरीके बिराज है, पंजाब के अंदर, जहाँ पर व्यास और सतलुज रिवर मिलती हैं। ठीक है, वहाँ से ये जो नहर है, ये पाकिस्तान बॉर्डर की पैरेलल हम बात करें तो लगभग 40 किलोमीटर पैरेलल, उसके मतलब बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर से ये नहर कंटिन्यू चलती है पूरे डेजर्ट के अंदर। इस नहर की टोटल जो लेंथ है ना, बात करें तो टोटल लेंथ 9060 किलोमीटर है टोटल, मतलब जिसके अंदर इसकी ब्रांचेस सब इंक्लूड है, अदरवाइज तो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो 9060 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, समझ गए ना, इस सिस्टम की, जिसके अंदर मेन जो कनाल है, इसके साथ में काफ़ी सारे जो इसमें अलग अलग लिफ्ट कनाल निकालें, तो सब की टोटल लंबाई इसकी कितनी है, 9060 किलोमीटर। ओके, अब देखिए, अब इसमें जो टोटल एरिया ना, इसका कमांड एरिया हम समझ गए, जहाँ पर उस पानी का यूज पीने में या इरिगेशन करते हैं, वो कमांड एरिया है। उसका 70% एरिया जहाँ पे फ्लो सिस्टम है पानी का, और 30% है उसमें क्या है, लिफ्ट सिस्टम है। आप समझना, देखिए कोई भी एरिया होता है ना, रिवर है या मतलब कनाल की बात करें, जहाँ पर कनाल का जो पानी का फ्लो हो रहा है, उससे यदि पास का एरिया लो नीचे पार्ट होगा ना, तो उस पार्ट में तुम क्या, पानी को फ्लो सिस्टम से चला जाएगा। लेकिन जो जिसका लेवल ज़मीन का ऊंचा पार्ट होगा, तो वहाँ पर तो पानी ऐसे सीधा नहीं जाएगा, तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, लिफ्ट करना पड़ता है पानी को लिफ्ट सिस्टम से। तो 70% पार्ट है वहाँ तो फ्लो सिस्टम से, नालियों से पानी चला जाता है ऐसे बह करके। लेकिन 30% में क्या करता है, पानी को लिफ्ट किया जाता है। मैं बताऊँगा लिफ्ट किस प्रकार करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें 2 स्टेज बनाए गए हैं। इसका जो पूरा कंस्ट्रक्शन है 2 स्टेज में। फर्स्ट स्टेज, जो स्टेज फर्स्ट है, इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और नॉर्थ पार्ट ऑफ बीकानेर इंक्लूड किया गया इसके अंदर। ठीक है, जो 1960 में ये फर्स्ट स्टेज शुरू हुआ था। दूसरा 1980 में शुरू हुआ था। इसके अंदर बीकानेर का रिमेनिंग पार्ट है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, ये डिस्ट्रिक्ट हैं सारे, जहाँ पर इसका टोटल जो कल्चरेबल कमांड एरिया वो 14.10 लाख हेक्टेयर है, और स्टेज फर्स्ट का वो 5.53 लाख हेक्टेयर है। तो ये डिजिट की जरूरत नहीं, आप तो डिस्ट्रिक्ट के नाम देखिए। इस एरिया के अंदर हम बात करें तो एक तो शिफ्टिंग सेडोन्स मिलते हैं। शिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि जब गर्मियाँ पड़ती हैं ना, समर सीजन होती हैं, उस टाइम तेज़ हवा चलती है, यहाँ पर तेज़ हवा से रेत है एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चलती है ऐसे, तो शिफ्ट सेडोन्स होते हैं। टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस इस पार्ट के अंदर है, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर एरिया है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर
कई सारे लिफ्ट कनाल हैं। क्या है? लिफ्ट कनाल है। तो जितने भी लिफ्ट कनाल हैं वो सारी की सारी लेफ्ट में है। मतलब मानो ये जो कनाल है ना। अब इस कनाल में क्या है, अब देखिए, अब मैं यह बता देता हूँ आपको। देखिए हम बात करते हैं इसे। अब ये कनाल है, पूरा इंदिरा गांधी कनाल है, ठीक है। अब इसका जो राइट साइड का एरिया ना, ये राइट हैंड है इसका, देखो ये कनाल इस साइड जा रही है ना से, तो इसका राइट साइड ये पार्ट है। ये पार्ट इसका जो लेवल है वाटर का ना, उससे नीचा है। तो यहाँ तो क्या नालियों से पानी चला जाता है ऐसे ही। हम जैसे नालियाँ ड्रेनेज बनाएंगे ना, उससे खेतों में पानी चला जाता है आराम से दें। लेकिन ये जो पार्ट है ना लेफ्ट वाला, क्योंकि जो कनाल ऐसे जा रही है ना, तो इसका ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया। तो जितने भी लिफ्ट कनाल हैं सारी सारी क्या हैं, लेफ्ट में है। अब देखिए आप, ये जो पार्ट है ना पूरा ऊंचा है, इस पानी से क्या है, ऊंचा है। तब क्या करेंगे, अब पानी यहाँ तो जाएगा नहीं, फिर क्या है, देखिए अब मान लीजिए ये सारी सारी यहाँ तक कनाल बनाई गई हैं, यहाँ दूसरी छोटी छोटी कनाल से हैं यहाँ तक, और पानी नीचे है। तो फिर क्या किया गया, यहाँ पर बड़े बड़ी मोटरें लगी इस पार्ट के अंदर। क्या कहें, मोटर लगी। जैसे आपका देखा होगा, आपके घर में छत के ऊपर पानी का टैंक ऐसे, तो उसमें पानी कैसे जाता है, मोटर से जाता है। आपने घर में अंडरग्राउंड टैंक होगा या बाहर से टैंक, जो मतलब जो भी पानी आ रहा है, तो पानी प्रेशर से ऊपर जाता है टंकी में, फिर आपके घर में पानी सप्लाई होती है। ऐसे ही क्या करते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े मोटरें लगा रखे हैं। मोटरें लगा कर क्या करते हैं, इस कनाल, मेन कनाल से पानी को वो मोटर खींचती हैं, और आगे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन कर रखा है कनाल का ना, उसमें डाल देते हैं ऐसे। और एक साथ कई सारे पंप, बहुत बड़ी बड़ी मोटरें हैं इसमें। आप सोच सकते कितनी सारी मोटरें होंगी यहाँ पे, काफ़ी बड़ी। तो ये पानी यहाँ से लिफ्ट करके यहाँ बस डालते हैं ऐसे से, और यहाँ आगे लिफ्ट कनाल बनी हुई सारी सारी, इसके अंदर पानी का क्या है, फ्लो चलता है। तो आप देखिए राइट एंड में जो पार्ट है इसका 70% पार्ट है, जिसके अंदर क्या है, पूरा पानी का फ्लो सिस्टम से चलता है, मतलब फ्लो होता है। और जितना लेफ्ट एरिया ना, लेफ्ट एरिया, इसके अंदर सारी सारी क्या है, लिफ्ट कनाल्स हैं। तो इस कनाल के राइट एंड में फ्लो सिस्टम से पानी बहता है, और लेफ्ट में क्या है, लिफ्ट से बहता है। तो ये इसका लिफ्ट सिस्टम है इस पार्ट में, ठीक है। इरिगेशन इसमें फर्स्ट के अंदर 1960 में शुरू हुई थी, और सेकंड जो फेज है इसमें 1980 के अंदर इसमें पूरा पूरा हुआ है। तो एक बार फिर हम वापस मैप में चलते हैं। चलो यहाँ बात करते हैं, देखें। क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है? यस, देखिए अब हम बात करते हैं। ये नहर है पूरी तरह से, आप देख रहे हो इसमें, ठीक है। जो कनाल है, इस कनाल का ये राइट पार्ट है। तो इस राइट पार्ट में यहाँ पर क्या होता है, पूरा फ्लो सिस्टम होता है, ठीक है। जो 70% एरिया के अंदर क्या होता है, फ्लो सिस्टम चलता है। और ये इसका लेफ्ट पार्ट है इस साइड का। यहाँ पर जितना भी एरिया वो क्या है, 30% एरिया, जिसके अंदर क्या होता है, पानी लिफ्ट से जाता है, पूरा पूरा लिफ्ट कनाल बने गए। एक चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद हम बात करें, इसमें 2 फेज बताए गए हैं। एक फेज 1 है, फेज फर्स्ट, और फेज सेकेंड, ठीक है। फेज फर्स्ट था ना, वो 1960 के अंदर शुरू हुआ था, मतलब उसका इनोग्रेशन, मतलब इरिगेशन स्टार्ट हुआ। और सेकंड फेज है वो 1980 के अंदर है, ओके। अब जो 1960 में शुरू हुआ, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ऊपरी ऊपर हम बात करते हैं गंगानगर, इसके पास पड़ता है हनुमानगढ़, और यहाँ पर बीकानेर का नॉर्दर्न पार्ट। तो हनुमानगढ़, बीकानेर, सॉरी गंगानगर, हनुमानगढ़ और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बीकानेर, ये फेज फर्स्ट में आते हैं, फेज फर्स्ट के अंदर, ठीक है। जो 1960 में शुरू हुआ, जब इरिगेशन स्टार्ट हुआ। और फेज सेकंड है, इसमें रिमेनिंग पार्ट ऑफ बीकानेर, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट बीकानेर इसमें आ गया फर्स्ट में, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ बीकानेर, उसके बाद में जैसलमेर, फिर यहाँ हम बात करते हैं जोधपुर, यहाँ नागौर, यहाँ पर चूरू। ये जो पार्ट है ना सारे सारे, ये किस में आते हैं, सेकंड फेज के अंदर आते हैं, जो 1980 वाला है। तो इतनी बड़ी जो कनाल है एक साथ तो बनी नहीं, अलग अलग टाइम। तो 96 में फर्स्ट फेज को टाइम पानी मिलना शुरू हुआ, और सेकंड को 1980 में शुरू हुआ, ओके। अब देखो आगे, द इंट्रोडक्शन ऑफ canal irrigation in this dry land has transformed its ecology, economy and society. It has influenced the environment condition of the region, both positive as well as negative. देखिए, एक ऐसा एरिया जहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, समर में इतना हाई टेम्परेचर, 50 डिग्री टेम्परेचर वाला, और शिफ्टिंग सैंडोन्स वाला, पॉपुलेशन बिल्कुल बहुत कम,
और लो वेजिटेशन एरिया पूरा कम्प्लीटली, जहाँ पानी दूर दूर तक पानी नहीं है, ऐसे एरिया में जब यहाँ कनाल आ गई है, पानी पानी रह रहा है, तो आप सोचिए यहाँ की कंप्लीट जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी आप समझ गए, वहाँ की बायोटिक अबायोटिक जो पूरे वहाँ की फ्लोरा फौना की हम बात करते हैं, वहाँ की इकोनॉमी की बात करते हैं, वहाँ की सोसाइटी की बात करते हैं, कम्प्लीटली चेंज हो गई है। इकोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ पर पूरा ड्राई लैंड था, अब ह्यूमिडिटी आ गई, काफ़ी ज़्यादा हो गई, जो पूरा जहाँ पे किसी टाइप की वेजिटेशन नहीं थी, ग्रीनरी हो गई काफ़ी ज़्यादा। ऐसे एयर के अंदर ह्यूमिडिटी, ड्राई एयर थी, ह्यूमिडिटी आ चुकी है। इकोनॉमी की बात करते हैं, जो बेरन लैंड थी, एग्रीकल्चर को कम्प्लीटली, आज यदि आप गंगानगर हनुमानगढ़ एरिया में जाकर देखते हो तो जैसे पंजाब हरियाणा पूरा कंप्लीट प्लेन और कंप्लीट ग्रीनरी वैसी वैसी यहाँ मिलती है आपको, सारा कंप्लीट पंजाब हरियाणा जैसा पूरा एरिया, ऐसे देखने में पता ही नहीं लगा कि ये राजस्थान का एरिया। तो पूरी इतनी सारी इकोनॉमी, पूरा राजस्थान का फूड ग्रेन्स पूरा उस पार्ट में बन गया, एकदम स्टोरेज बन गया, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। सोसाइटी जहाँ पॉपुलेशन नहीं थी, अब वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन चली गई है, क्योंकि जब लोगों को एग्रीकल्चर फैसिलिटी मिल रही है, वाटर अवेलेबिलिटी मिल रही है, रिसोर्सेज मिल रहे हैं, तो पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर शिफ्ट हो गई है, समझ गए। तो अब वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों पड़े हैं। तो हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट के बाद, पॉजिटिव ग्रीनरी बढ़ी है, इसमें अफॉरेस्टेशन हुआ, पेड़ पौधे बढ़े हैं, काफ़ी सारे पास्चर लैंड्स हैं और डिफरेंट टाइप की एग्रीकल्चर हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट वन। नंबर टू, रिड्यूसिंग विंड इरोजन। देखिए जब ड्राई एरिया होता है ना, सूखा एकदम से, तो उसमें जब हवा चलती है तो सॉइल ऊपर ड्राई है, तो उससे जो सैंडोन्स हैं पूरा वो शिफ्ट करती है, हवा अपने साथ रेत को उड़ा कर ले जाती है, पूरी एकदम से जो डस्ट के स्टॉर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, तो उससे क्या जो फर्टाइल सॉइल होती है सारी सारी हवा से कट जाती है, तो अब वो क्या रिड्यूस हो गया, विंड इरोजन है कम हो गया, क्योंकि जब ज़मीन के ऊपर ग्रीनरी होगी ना, ऐसे घास हो, तो वहाँ पर रेता कटा हुआ नहीं होता, तो यहाँ बंद हो गया पहली। सेकेंड, रिड्यूसिंग सिल्टेशन इन कनाल सिस्टम। सिल्टेशन, सिल्ट मतलब रेत को बोलते हैं। देखिए अब इस एरिया में क्या होगा, रेत चलती थी ना ऐसे, तो अब जैसे कनाल तो बना दी इस पार्ट के अंदर, अब तेज़ हवा चलती तो रेत वो सारी सारी क्या है कनाल में चले जाते हैं ना, तो कनाल पूरा पूरा रेत से भर जाती है। तो अब क्या है, यहाँ पर सिल्ट की कमी होगी। सिल्ट की कमी होने का रीज़न क्या है, विंड इरोजन है, यहाँ प्लांटेशन कर दिया गया है, ग्रास लैंड डेवलपमेंट कर दिया। ग्रास लैंड वहाँ बनाएंगे जहाँ पे ज़्यादा इरीगेशन फैसिलिटी पानी नहीं मिल रहा है ना, उस पार्ट में ग्रास लैंड बनाते हैं, तो उससे क्या होगा, सोइल इरोजन रुक जाए, तो सिल्टेशन की कमी हो गई है। इंक्रीजिंग कल्टिवेटेड एरिया, पूरा एरिया ऐसे ही था, तो अब क्या है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कल्टिवेटेड एरिया बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा उसमें खेती ज़्यादा करने लग गए हैं। इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप्स बढ़ गई है, पहले सिंगल क्रॉप होती थी जो रेनफेड थी, अब क्या वहाँ पर 2 या 3 क्रॉप्स ले रहे हैं कम्प्लीटली। तो इसके अलावा इंक्रीजिंग इन फूड ग्रेन्स एंड केस क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स हैं, चाहे वीट है, राइस है, शुगर केन है, या केस क्रॉप्स की बात करते हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। जैसे फूड ग्रेन्स की राइस वीट का प्रोडक्शन हो रहा है, केस क्रॉप्स में यहाँ पर कॉटन हो रहा है, यहाँ पर हम ग्राउंडनट की बात करते हैं, यहाँ पर हम कोकोन इसका जो आपका शुगर केन की बात करते हैं, इन सब का प्रोडक्शन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अब बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ क्या, वाटर लॉगिंग और सेकंड इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी। देखिए अब यहाँ पर वाटर लॉगिंग बड़ी प्रॉब्लम, लॉगिंग हो गई, रीजन क्या हुआ, देखें इस पार्ट में यहाँ पर ट्रेडिशनल क्रॉप होती थी, चना, ग्राम, बाजरा, ज्वार, ऐसे होते थे मोटे जो कोर्स जो ग्रेन्स बोलते हैं ना, ये होते थे। अब जैसे ही यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी हुआ, पानी मिला, तो लोगों ने क्या किया, यहाँ वीट है, कॉटन है, ग्राउंडनट है, राइस है, ये इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया। अब फार्मर जो होते हैं ना, जब उनको पानी ज़्यादा मिल रहा तो उन लोगों ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप इंटेंसिटी शुरू किया और इंटेंसिव इरिगेशन शुरू कर दिया, कि जितनी ज़्यादा क्रॉप लगाएंगे, जितना ज़्यादा पानी देंगे, जितना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो उससे क्या होगा, इस एरिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या हुई, वाटर लॉगिंग की हुई। अब देखिए वाटर लॉगिंग में होता क्या है, देखिए जब पानी ज़्यादा डालते हैं ज़मीन में ना, तो क्या होता है, पानी फिल्टर होकर के नीचे जाता है, फिल्ट्रेशन होकर के, ऐसे पता ही आपको, ज़मीन से नीचे जाएगा। तो ज़मीन में क्या होता है, सोइल में जो डिफरेंट टाइप के सोल्ट होते हैं ना, वो सारे पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है, जो गंगानगर हनुमानगढ़ जो बॉर्डर एरिया बात करते हैं, तो ज़मीन में डिफरेंट टाइप के सोल्ट हैं, और उसके नीचे क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको, जिप्सम है, काफ़ी ज़्यादा जिप्सम की परत है पूरी पूरी। तो
उससे पानी एक लिमिट के बाद नीचे ज़मीन में नहीं जाता है, समझ गए ना। वहाँ जाने के बाद नीचे पीओ नीचे जाने नहीं देता है, जिप्सम होता है ऐसे। तो जब ज़्यादा हम इरिगेशन करते हैं तो क्या होगा, पानी है वो नीचे जाता, नीचे जाने के बाद में जब नीचे जिप्सम की जो बेल्ट है वहाँ से पानी वापस आता है ऐसे ऊपर, तो वो पूरी ज़मीन है वो सेचुरेटेड होता है वाटर से पूरा दलदल सी मार्शलैंड बन जाती है, और उसमें खेती नहीं हो सकती, पूरा ऐसे कीचड़ टाइप का बन जाएगा कम्प्लीटली। तो इस प्रकार के एरिया को हम क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग बोलते हैं। वाटर लॉगिंग हो गया जो सॉइल है कम्प्लीटली वाटर से सेचुरेटेड हो गई, समझ गए। एक तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, फिर वहाँ पे सारी क्रॉप हो ही नहीं सकती, दलदल बन जाता है। सेकेंड, इंक्रीजिंग सॉइल सैलिनिटी, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। जिन पार्ट्स में इरिगेशन ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पर सॉइल के अंदर सैलिनिटी बढ़ जाती है। रीजन क्या देखिए बताते हैं, जैसे हम इरिगेशन करेंगे ना तो पानी ज़मीन पर गिरेगा और वो वाटर पूरा पूरा ज़मीन के अंदर जाएगा, जाने के बाद में क्या होगा, सनलाइट जब होती है ना तो क्या कैपिलरी रिएक्शन करती है, उस पानी को खींचती है। जब सनलाइट पड़ेगी ना तो पानी का वाटर वेपर होता है, उड़ता है ऊपर, तो वो ज़मीन में से जब पानी ऊपर निकलता है ऐसे ना, आप जैसे कहीं रेनफॉल हुई तो उसके बाद कुछ दिनों बाद में वो पूरा पूरा सूख जाती ज़मीन है। उसका रीज़न क्या होता है, ज़मीन में नीचे जो पानी होता है वो सनलाइट खींच लेती है ऐसे। तो वैसे होने से क्या होता है, जो कैपिलरी एक्शन होती है जिसमें से पानी नीचे से ऊपर आता है, तो साथ में डिफरेंट टाइप के जो सोल्ट होते हैं ज़मीन में वो सारे सोल्यूबल होते हैं, पानी के साथ घुल जाते हैं। तो पानी के साथ कहाँ जाएंगे, ज़मीन के अपर पार्ट में आ जाएंगे। ऊपर आने के बाद में सनलाइट से जो वाटर वेपर है, पानी है, वो स्टीम बन के उड़ जाएगा, और जो सॉल्ट हैं सारे सारे कहाँ रह जाएंगे, सरफेस पे, क्योंकि वो तो स्टीम बनेंगे नहीं। उससे ज़मीन की अपर मोस्ट जो लेयर होती है उसमें सॉल्ट ज़्यादा हो जाते हैं और उससे ज़मीन पूरी ख़राब हो जाती है। जो सॉल्टी लैंड होती है उसमें खेती नहीं हो सकती, वो ज़मीन ख़राब हो जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, सैलिनिटी। तो ये सॉइल की सैलिनिटी से इंक्रीज होती है। तो ये दो क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। ओके, अब तो ये आपने जो देखा है अब मेन बात है इसके लिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम खड़ी होगी नहीं ऐसे, इसको हम सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अब एक प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, जो फेज़ 2 है ना, फेज़ 2 आगे की बात करते हैं, वहाँ पर पानी की इतनी सप्लाई नहीं हो रही, तो कई सारी प्रॉब्लम हो गई ऐसे। तो हमने क्या किया, डेवलपमेंट किया था इस एरिया का, लेकिन इसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ, इसका हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर सके, बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो अब इस एरिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम क्या करें, तो ये आगे नीचे 7 स्टेप बताए गए हैं जिससे हम इस एरिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, समझ गए। आपने पीछे जो बरमोर रीजन देखा था वो तो बैकवर्ड एरिया था, उसमें तो हमने ITDP से उस एरिया का डेवलपमेंट किया था। अब यहाँ क्या था, इंदिरा गांधी कनाल जो एरिया था जहाँ पे डेवलपमेंट के लिए हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया और उस एरिया का डेवलपमेंट किया, लेकिन उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर डिफरेंट टाइप की इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम या अदर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब उसके लिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये इसमें 7 पॉइंट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बार बार पूछते हैं एग्जाम में। तो हम ये बात करते हैं इस एरिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम क्या करें। तो आप देखिए, मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कनाल कमांडरी, ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आता है हमेशा। देखिए अब इसमें टोटल 7 मेजर्स बता रखे हैं, 7 में से 5 जो मेजर्स हैं वो तो कम्प्लीटली इस कमांड एरिया से रिलेटेड हैं, और 2 हैं वो सारे उसके अलाइड एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं। तो देखिए हम बात करते हैं, सबसे पहला है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी। जैसे इसके लिए देखिए, अब जिसको शुरू किया गया था ना ये कनाल, तो इसके लिए पॉलिसी बनाई गई थी। तो पॉलिसी को हमें क्या करना है, उस वाटर पॉलिसी को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना। अब इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो उसे क्या, लोग हर जगह उसका पानी का ज़्यादा यूज़ करें। इसका देखो क्या था, द कनाल प्रोजेक्ट इरिगेशन प्रोटेक्टिव इरिगेशन स्टेज 1 एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन क्रॉप एंड पॉस्चर डेवलपमेंट स्टेज 2। ये किया गया था। फर्स्ट जो स्टेज 1 है ना, 1 वाला एरिया, उसमें हमें क्या करनी थी, प्रोटेक्टिव इरिगेशन करनी थी। और सेकंड जो एरिया था उसमें हमें क्या करनी थी, एक्सटेंसिव इरिगेशन क्रॉप एंड पे जो पॉस्चर डेवलपमेंट वो करना था। तो ये तो पहला तो हमें क्या करना है, वाटर पॉलिसी है उसको शेडिंग से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। दूसरा, बैन ऑन वाटर इंटेंसिव क्रॉप। अब सारे लोग क्या करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए जो राइस है
इसके अलावा हम बात करें शुगर केन का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्या पानी ज़्यादा लगता है, समझ गए। तो अब हम क्या करेंगे, बेन ऑन वाटर इंटेंसिव क्रॉप, जिसमें ज़्यादा पानी लगता है वैसी फसलों पे बेन लगाएंगे। तो बेन लगाएंगे तो ज़्यादा पानी का क्या होगा, वेस्टेज नहीं होगा। और इसके अलावा हम यहाँ पर साइट्रस फ्रूट्स जो है ना, खट्टे फल हैं, उनको प्लांटेशन शुरू कराएंगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा लोगों को इनकम होगी। तीसरा, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CAD प्रोग्राम। अब CAD का कमांड एरिया डेवलपमेंट है, उसकी मतलब शॉर्ट कर रखा है। तो CAD प्रोग्राम सच एज लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज, लैंड डेवलपमेंट एंड लेवलिंग एंड बाड़ाबंदी सिस्टम। देखिए क्या है, उस कनाल तो बना दी, पक्की हो गई। अब जो खेतों में जो पानी जाता है ना, उसके लिए खाइयाँ बना रखी हैं, ट्रेंच बना रखी हैं छोटे छोटे ऐसे ना, पूरी पूरी। तो वो कच्ची होती हैं, ऐसे ज़मीन में पानी चला जाता है, ऐसे काफ़ी ज़्यादा नीचे फिल्टर हो गया, ऐसे ज़मीन में चला गया। तो मेन बात क्या है, हम एक तो लाइनिंग करेंगे वाटर कोर्सेज की, खेतों में जाने के लिए सीधी ऐसे करेंगे। इसके अलावा उनको पक्का कर देंगे तो उससे क्या, पानी का वेस्टेज नहीं होता, पानी का बेचारा क्या है, ज़मीन में ऐसे वेस्टेज चल जाता है। इसके अलावा बाड़ाबंदी सिस्टम का मतलब ये होता है कि वहाँ लोगों को जो पानी मिलता है ना ऐसे, तो उनको अलग अलग डे वाइज होता है ऐसे से, मतलब मंडे को एक दिन मिलेगा, ट्यूसडे को ऐसे मिलेगा, थर्डे ऐसे से। लेकिन लोग क्या करते हैं, बीच में पानी की चोरी कर लेते हैं ऐसे। जैसे आपका खेत है, आपको मंडे को पानी लेना है, ठीक है, अगले वाले खेत को दूसरे लेना, तो आप क्या मंडे को ले लिया, ट्यूसडे को भी ले लिया, वेडनेसडे ले लिया, अपनी मर्जी से ले लिया, तो उससे क्या होता है, अदर फार्मर को पानी नहीं पहुंचता। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको हम क्या करेंगे, सही ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे। जो ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर जो लोग होते हैं वो सही मॉनिटरिंग करें। रिक्लेम ऑफ एरिया अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। जो एरिया इस प्रकार वाटर लॉगिंग से ख़राब हो चुके हैं, जिनकी सॉइल सैलिनिटी ख़त्म हो चुकी है, इस एरिया को हम क्या करेंगे, ठीक करेंगे, वापस ठीक करेंगे। उसमें यदि हम जिप्सम डाल देते हैं ना से, तो उसकी जो सैलिनिटी है वो ख़त्म हो जाती है। अफॉरेस्टेशन करेंगे, हम इको डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ पर एरिया के अंदर काफ़ी सारे प्लांटेशन करें, शेल्टर बेल्ट बनाएं, इसके अंदर फास्ट डेवलपमेंट करें। स्पेशली स्टेज सेकेंड में, सेकेंड स्टेज ऐसा है जो काफ़ी वाइड एरिया है और जहाँ पे ज़्यादा खेती नहीं होती है, तो उस एरिया में हम क्या करेंगे, प्लांटेशन ज़्यादा लगाएं, पास्चर डेवलपमेंट करें। तो उससे क्या होगा, सोइल इरोजन भी कम होगा और इसमें जो सिल्ट की प्रॉब्लम भी कम होगी। प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। देखिए हर एरिया में लोग एक जैसे नहीं होते हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी जो गरीब फार्मर हैं, उन गरीब फार्मर्स को गवर्नमेंट क्या करे, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दें, उनको सब्सिडी पैसे दें, या कुछ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का मतलब होता है उनको खाद है, बीज है, सीड्स है, फर्टिलाइज़र है, इस प्रकार का जो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ अलाइड एक्टिविटीज़। अब देखिए जितने लोग, सारे फार्मर थोड़ी होते हैं, वहाँ पर कुछ सिटी में, अर्बन एरिया में से जो लैंडलेस लोग होते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता है, ऐसे खेती नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो क्या करेंगे, तो उन लोगों के लिए हम अलाइड एक्टिविटी शुरू कर देंगे। जो ऐसे हम कर सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना, उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप की माइक्रो लेवल की इंडस्ट्री स्टेबलाइज करवा सकते हैं। जैसे शुगर कैन है तो शुगर कैन से निकलने वाली शुगर कैन मिल लग सकती है, कॉटन से कॉटन की कोई मिल लग सकती है। इस प्रकार के तो छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वहाँ शुरू कर देंगे ना से, तो उससे क्या होगा, अदर जो पीपल हों जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो ऐसे लोगों का भी वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 7 टॉपिक पॉइंट हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो क्या है, मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेन डेवलपमेंट इन इंदिरा गांधी कमांड एरिया। तो हम ये सारे करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।